दोस्तों, रिस्क क्या होता है? बिजनेस में पैसे का रिस्क लेना या नौकरी छूटने का रिस्क लेना? असली रिस्क वो होता है जब आपके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश एम्पायर पड़ी हो। जब आपके घर के बाहर 24 घंटे 14 सीआईडी ऑफिसर्स पहरा दे रहे हों। जब आपके पास कोई पासपोर्ट ना हो, कोई वीजा ना हो और आप डिसाइड करें कि मैं यहां से भागूंगा अकेला। मैं दुश्मन के देश जर्मनी जाऊंगा। मैं वहां से दूसरे दुश्मन के देश जापान जाऊंगा। और फिर मैं एक फौज लेकर वापस आऊंगा और इस एम्पायर को उखाड़कर फेंक दूंगा। ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। ये 16 जनवरी 1941 की सच्चाई है। उस रात कैलकाटा के एल्गिन रोड वाले घर से एक भूत निकला। एक ऐसा आदमी जिसने भेस बदलकर यानी डिस्गाइज पूरे ब्रिटिश इंटेलिजेंस को चकमा दिया। वो आदमी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो आदमी जिसके डर से अंग्रेजों ने इंडिया छोड़ा। आज हम उनकी पॉलिटिकल लाइफ की बात नहीं करेंगे। आज हम उनकी स्ट्रैटेजी, माइंडसेट और फिजिकल एंड्योरेंस की बात करेंगे। आइए देखते हैं उनका मैप, प्लान और रूट। चैप्टर 1, द रेजिग्नेशन एंड द रेबल, माइंडसेट लेसन। कहानी शुरू होती है 1920 में, लंदन। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया था। ये उस जमाने का आईएएस था। इसे क्लियर करना नामुमकिन माना जाता था। सुभाष ने ना सिर्फ क्लियर किया बल्कि फोर्थ रैंक लाए। उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, आराम की जिंदगी, बड़ा बंगला, पावर और पैसा। उनके पिता चाहते थे वो कलेक्टर बने, लेकिन सुभाष का माइंडसेट अलग था। उन्होंने कहा, मैं किसी और का नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। एक गुलाम देश का सबसे बड़ा ऑफिसर बनने से बेहतर है एक आज़ाद देश का सबसे छोटा सिपाही बनना। उन्होंने आईसीएस से रिजाइन कर दिया। ये उनका पहला लाइफ लेसन था। कंफर्ट जोन इज द एनिमी ऑफ ग्रेटनेस। वो इंडिया वापस आए, कांग्रेस ज्वाइन की, प्रेसिडेंट बने, लेकिन उनका रास्ता अलग था। गांधी जी मानते थे नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। नेताजी मानते थे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्हें लगा कि बिना फोर्स के अंग्रेज नहीं जाएंगे। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 11 बार जेल में डाला और आखिर में 1940 में उन्हें अपने ही घर में हाउस अरेस्ट यानी नज़रबंद कर दिया गया। चैप्टर 2, द ग्रेट एस्केप, द स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्गाइज। 1941, सुभाष अपने कमरे में बंद थे। उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने अपने भतीजे सिसिर बोस को बुलाया। प्लान ये था कि सुभाष बीमार होने का नाटक करेंगे और किसी से नहीं मिलेंगे। असल में वो घर से निकल चुके होंगे। द डिस्गाइज। सुभाष ने दाढ़ी बढ़ाई। उन्होंने एक पठान का भेष बनाया। नाम रखा मोहम्मद जियाउद्दीन। उन्होंने कहा, मैं गूंगा और बहरा हूं। क्यों? ताकि कोई उनसे रास्ते में सवाल ना पूछे और उनकी आवाज ना पहचानी जाए। द जर्नी। 16 जनवरी की रात वो चुपके से कार में बैठे और गोमोह स्टेशन गए। वहां से उन्होंने फ्रंटियर मेल पकड़ी और पेशावर पहुंचे। पेशावर से काबुल जाना था। रास्ता बेहद खतरनाक था। पहाड़ी इलाका, डाकू और जासूस हर जगह थे। नेताजी ने कई किलोमीटर पैदल सफर किया। ठंड इतनी थी कि खून जम जाए। खाने को कुछ नहीं था। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें खच्चर की तरह बोझ उठाकर चलना पड़ा ताकि बॉर्डर क्रॉस कर सकें। ये थी उनकी फिजिकल एंड्योरेंस। एक इंटेलेक्चुअल लीडर अब पहाड़ों में जान बचाता फिर रहा था। काबुल पहुंचकर उन्होंने रशिया जाने की कोशिश की, लेकिन रशिया ने मना कर दिया। आखिरकार उन्हें जर्मनी का वीज़ा मिला। वो बर्लिन पहुंचे और अडोल्फ हिटलर से मिले, लेकिन उन्हें लगा कि हिटलर सिर्फ बातें कर रहा है, मदद नहीं करेगा। उन्होंने सोचा, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, मुझे जापान जाना होगा। चैप्टर 3, द सबमरीन वॉयज, द हाईएस्ट रिस्क। ये इतिहास का सबसे खतरनाक सफर था। 8 फरवरी 1943, नेताजी जर्मन की यू बोट यानी सबमरीन U-180 में बैठे। सबमरीन के अंदर की लाइफ नरक होती है। जगह तंग होती है, हवा की कमी होती है। ऊपर से ब्रिटिश नेवी के जहाज उन्हें ढूंढ रहे थे। अगर एक भी बॉम्ब लगता तो नेताजी समुद्र की गहराई में दफन हो जाते। 90 दिन तक वो पानी के नीचे रहे। मेडागास्कर के पास इंडियन ओशन में एक चमत्कार हुआ। जर्मन सबमरीन पानी के ऊपर आई। सामने से जापानीज सबमरीन I-29 आई। समुद्र में तूफान था। लहरें 15 फीट ऊंची थीं। दोनों सबमरीन्स के बीच में एक छोटी सी रबर की नाव डाली गई। नेताजी ने उस तूफान में रस्सी पकड़कर एक सबमरीन से दूसरी सबमरीन में जंप किया। वर्ल्ड हिस्ट्री में ये इकलौता इंसिडेंट है जब किसी सिविलियन ने वॉर जोन में सबमरीन ट्रांसफर किया हो। ये दिखाता है उनका करेज। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, इंडिया। चैप्टर 4, द टाइगर ऑफ द ईस्ट, बिल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। जापान पहुंचकर नेताजी सिंगापुर गए। वहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। ये फौज क्या थी? ये वो इंडियन सोल्जर्स थे जिन्हें ब्रिटिश ने लड़ने भेजा था और जापान ने पकड़ लिया था, प्रिजनर्स ऑफ वॉर।
वो टूटे हुए थे, हारे हुए थे। नेताजी ने उनके अंदर आग भर दी। उन्होंने कहा, तुम ब्रिटिश के लिए नहीं, अपने देश के लिए लड़ोगे। चलो दिल्ली, मैं तुम्हें भूख, प्यास और मौत के सिवा कुछ नहीं दे सकता, लेकिन आज़ादी की गारंटी देता हूं। द मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। नेताजी सिर्फ स्पीकर नहीं थे, वो ऑर्गेनाइजर थे। रिसोर्स मैनेजमेंट। उन्होंने बैंक ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया। लोगों ने अपने गहने उतार कर दे दिए फौज के लिए। विमेन एम्पावरमेंट। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई, दुनिया की पहली ऑल विमेन कॉम्बैट यूनिट। उन्होंने कहा, आज़ादी की लड़ाई में मर्द और औरत बराबर हैं। सेक्युलरिज्म। उनकी आर्मी में हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक थाली में खाते थे। जय हिंद का नारा उन्होंने दिया ताकि धर्म बीच में ना आए। उनकी फौज ने अंडमान निकोबार को आज़ाद कराया और वहां इंडिया का झंडा लहराया। 1943 में 1947 से पहले वो बर्मा के रास्ते इंडिया में घुसने वाले थे। ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिल गई थी। उन्हें डर एनआईए की बंदूकों से नहीं था। उन्हें डर इस बात से था कि अगर इंडियन आर्मी, जो ब्रिटिश के लिए काम करती है, अगर उसने नेताजी को देख लिया तो वो बगावत कर देंगे। और वही हुआ। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946। द एंड और द बिगिनिंग। 1945 जापान हार गया। एटम बॉम्ब गिरा। नेताजी को निकलना पड़ा। 18 अगस्त 1945 ताइपोहु एयरपोर्ट, ताइवान। कहा जाता है कि उनका प्लेन क्रैश हो गया था, लेकिन उनकी मौत आज भी एक रहस्य है। लेकिन एक बात सच है कि नेताजी मरे नहीं, वो आज भी जिंदा है। हर उस फौजी के दिल में जो बॉर्डर पर खड़ा है, हर उस एंटरप्रेन्योर के दिल में जो रिस्क लेता है। कंक्लूजन। द लेसन्स फ्रॉम द बॉस। नेताजी। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी हमें 3 अल्टीमेट लेसन्स देती है। 1. द मैप। स्ट्रैटेजी ओवर सेफ्टी। उन्होंने आईसीएस की सेफ नौकरी छोड़ी, घर की सेफ्टी छोड़ी। लेसन, अगर बड़ा करना है तो सेफ्टी नेट को काटना पड़ेगा। 2. द प्लान। द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। उन्होंने जर्मनी और जापान से हाथ मिलाया। ये डिप्लोमेसी थी। लेसन, अपने गोल के लिए इमोशन नहीं, लॉजिक यूज करो। 3. द रूट। फिजिकल एंड मेंटल इंड्योरेंस। पहाड़ों में पैदल चलना, सबमरीन में रहना, फौज को लीड करना। लेसन, लीडर वो नहीं जो एसी रूम में बैठकर ऑर्डर दे। लीडर वो है जो सबसे आगे खड़ा हो। आज अगर आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो सोचिए उस आदमी के बारे में जिसके पास अपना देश भी नहीं था, फिर भी उसने सरकार बना ली। जिसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसने फौज खड़ी कर दी। जिंदगी में नेताजी बनिए। रास्ता मांगिए मत, रास्ता बनाइए। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। जय हिंद।